नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया हैरत भरी नजरों से प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की ओर देख रही है। उसके सम्मोहन को समझने की कोशिश कर रही है, उस दिव्य शक्ति को डिकोड करने की कोशिश कर रही है जो देश दुनिया के 40 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 1.5 महीने तक अपनी ओर खींचेगी, जहां आस्था, आध्यात्म, जप, तप, त्याग और ज्ञान का संगम होगा। अमृतपान की लालसा न जाने कब से सन्यासी और गृहस्थ दोनों को महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अपनी ओर खींचती रही है। इस बार 144 साल बाद प्रयागराज में लगने वाले पूर्ण महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 45 दिनों तक संगम किनारे आस्था का एक ऐसा संसार बसेगा जिसमें अमेरिका की आबादी से अधिक लोग पहुंचेंगे। अगर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन की आबादी को जोड़ दिया जाए तो भी 1.5 महीने में महाकुंभ में जुटने वाले तीर्थ यात्री ही अधिक होंगे। यानी महाकुंभ में जुटने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जोड़ दी जाए तो वो आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा देश होगा। महाकुंभ हमेशा से ही चिंतन, मनन और मंथन का केंद्र रहा है। यहाँ साधु सन्यासी, साधु संत और गृहस्थ सभी अपनी अपनी जिज्ञासा के साथ पहुंचते हैं। शरीर पर भस्म की चादर ओढ़े नागा साधु महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ का संसार किस तरह बसता है। वहां किस अमृत की लालसा में साधु, सन्यासी और गृहस्थ पहुंचते हैं। महाकुंभ लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को किस तरह जागृत करता है। इस बार के पूर्ण महाकुंभ पर किस तरह आधुनिकता की चटक छाप दिख रही है। 40 करोड़ लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किस तरह होता है। महाकुंभ के जर्रे जर्रे से किस तरह का संदेश निकलता है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम महाकुंभ का दर्शन में। हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ लगता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में नागा, साधु, सन्यासी और गृहस्थ पहुंचते हैं। हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल पर अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है, जहां पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर लोग पाप से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन क्या महाकुंभ का मतलब सिर्फ पवित्र नदियों में डुबकी लगाना और पाप से मुक्ति भर है? आखिर किस अमृत को पाने की चाहत में दुनिया भर के 40 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज की धरती पर कदम रखेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो लोगों को आपस में जोड़ती है और पता नहीं कब से जोड़ती चली आ रही है? दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन क्यों नहीं होता? इस पर मंथन से पहले ये समझना जरूरी है कि पूर्ण महाकुंभ के लिए प्रयागराज किस तरह से तैयार है। इसे डिजिटल महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिख रहा है। सूरज ढलने के बाद महाकुंभ के लिए बसाई गई अस्थायी स्मार्ट सिटी कुछ इस तरह की अद्भुत, दिव्य और भव्य दिख रही है। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे संगम किनारे करोड़ों दीप जल रहे हों। आध्यात्म की आकाश गंगा में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हों। इस विहंगम टेंट सिटी में भारतीय संस्कृति, परंपरा और स्मार्ट तकनीक का गजब समागम है। डिजिटल महाकुंभ इशारा कर रहा है कि भारत की सनातन परंपरा किस तरह बदलावों को स्वीकार करती है और असंभव को किस तरह संभव बनाती है। यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम।
यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में रोजाना कुंभ क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी सामान्य बात है। महाकुंभ में 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 2700 सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेला क्षेत्र की एक एक इंच और एक एक तीर्थ यात्री पर नजर रखने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। इसके लिए एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। सबके प्रयास से आज कुंभ जो है वैश्विक हो रहा है, डिजिटल हो रहा है और अद्भुत और दिव्य और भव्य हो रहा है। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर डिजिटल रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था है। यात्री क्यूआर कोड स्कैन कर टिकट बुक करा सकेंगे। श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऐप बेस्ड इंतजाम है। 5 लाख से अधिक गाड़ियों की पार्किंग के मैनेजमेंट में एआई की मदद ली जाएगी। कुंभ स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को संगम की धारा में डूबने से बचाने के लिए डिजिटल लाइफ सेवर बोट की भी तैनाती की गई है। साधु संतों का भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और तकनीक से रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। महाकुंभ के दिव्य दर्शन और समृद्ध परंपरा से दुनिया का परिचय कराने के लिए साधु संतों ने भी स्मार्टफोन और माइक पकड़ लिया है। जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। ये महाकुंभ का बदलता स्वरूप है, जहां संगम किनारे फूस से बनी साधारण कुटिया भी खड़ी है। दूसरी ओर सुपर लग्जरी और महंगी डोम सिटी भी। एक और संगम किनारे सीमित संसाधनों में कल्पवास के लिए बनी अति साधारण कुटिया, जो प्रकृति और इंसान में संतुलन का संदेश दे रही है, जिसमें नदी को माता, पेड़ में देवता और कण कण में शंकर देखने वाली सोच है। दूसरी ओर हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस वीआईपी और लग्जरी महंगे कॉटेज। आधुनिकता और परंपरा, हम इन दोनों को मिला करके चलते हैं। पुरातन होकर के भी हम नित नवीन हैं, आधुनिक हैं। हम पुरातन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिकता का स्पर्श हम नहीं करते हैं। ये जो बात कही जाती है कि ये आधुनिक है, ये पुरातन है, ये गलत है। हम पुरातन होकर के भी नित नवीन हैं, आज भी वही हैं। तो ये आधुनिकता हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भारत की सनातन परंपरा की खूबसूरती है, जिसमें वक्त के साथ बदलावों को जोड़ लिया जाता है। तकनीक आई तो फूस का विरोध नहीं, बिजली आई तो तेल और घी के दिए का विरोध नहीं। महाकुंभ में परंपरा और तकनीक दोनों के अद्भुत संगम में भविष्य के भारत की विराट तस्वीर दुनिया को दिखनी तय है। इससे पहले महाकुंभ में कभी तकनीक का इस स्तर पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। प्रयागराज में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में आस्था और आधुनिकता के बीच मेल करता एक ऐसा हाईटेक संसार बसा हुआ है, जहां एक ओर भस्म लपेटे नागा साधु घूम रहे हैं तो दूसरी ओर अत्याधुनिक तकनीक के जरिए पूरी दुनिया तक महाकुंभ का संदेश पहुंच रहा है। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर पार्किंग तक में डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदमों की छाप साफ साफ दिख रही है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी के लिए महाकुंभ का मतलब क्या है। महाकुंभ किस तरह से सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता रहा है। कुंभ किस तरह से प्रकृति और इंसान के बीच समन्वय का रास्ता दिखाता रहा है।
महाकुंभ किस तरह से समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र से बहुत आगे का दर्शन रहा है। ये महाकुंभ का आकर्षण है, सम्मोहन है, सरोकार है, संवाद की परंपरा है, खुद को जानने की जिज्ञासा है, अमृत हासिल करने की चाह है। जो साधु, सन्यासी, वैष्णव सबको महाकुंभ में लाती है। बिना किसी निमंत्रण या आमंत्रण के हर 3 साल में कभी हरिद्वार, कभी प्रयागराज, कभी उज्जैन, कभी नासिक में महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति की एकता का मेला लगता है। लगभग 144 वर्षों के बाद एक बड़ा योग आया है, ये महायोग, महाकुंभ का योग। इसमें कोई पहुंचेगा तो निसंदेह उसकी मनोवांछाओं की पूर्ति होगी, उसकी अवसाद की निवृत्ति होगी, आध्यात्मिक और आदिदैविक, आदि भौतिक ताप की विनिवृत्ति होगी और निसंदेह उसे एक अद्भुत ऊर्जा, अतुल्य तेज, एक आनंद और उमंग उल्लास का यहाँ उसे अनुभव होगा। महाकुंभ की परंपरा सैकड़ों साल से भारत की एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाती रही है। लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती रही है, लोगों को जीवन का मर्म समझाती रही है। महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी के महत्व को भी धर्मगुरु अपने अपने तरीके से देखते हैं। हजारों वर्षों से कुंभ लग रहा है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आकर के नहा रहे हैं। अगर सबका अनुभव ना होता तो ये ज़्यादा दिन तक फर्जी काम नहीं चल सकता है, उसमें ठोसपन कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत ठोस है और ये पाप की मुक्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में नियम भी बताया है, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं और प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि अगर दोष पाप हो, कष्ट सह लें हम स्वयं आगे बढ़ करके, तो हो जाता है। जो लोग कहते हैं डुबकी लगाने से क्या होगा, लगा के देखो, मन भी शांत होगा, शिकवे भी दूर हो जाएंगे और इस देश का जो संगम है ना, उसका दर्शन हो जाएगा कि जहाँ ना कोई गरीब है, ना ही कोई अमीर है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई एक्टर है, ना कोई डायरेक्टर है, सब बराबर हैं। केवल एक ही चीज दिखती है, डुबकी, और डुबकी लगते हुए सिर किसका है, कौन जात पात पूछता है, कौन कहता है कि तुम क्या हो, कौन पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, कुछ भी तो नहीं पूछा जाता। केवल एक डुबकी, यही इस देश का संगम है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देव और असुरों के बीच सागर मंथन के बाद जो अमृत कलश निकला, उस अमृत की छीना झपटी के बीच कुछ बूंदे धरती पर 4 जगह गिरी। एक हरिद्वार, जहां पहाड़ों से गंगा मैदान में उतरती हैं, दूसरी प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, तीसरी उज्जैन की क्षिप्रा नदी और चौथी नासिक की गोदावरी नदी। ये 4 जगह पे कुंभ मेला करते हैं और आपको पता है कि हमारे जो इस साल होने वाला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कुंभ मेला है। स्नान लेना, इसमें इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आप समझ के स्नान लेना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि सिर्फ महाकुंभ में पवित्र नदी में डुबकी लगा लेने भर से इंसान पाप पुण्य के चक्र से मुक्त नहीं होता है। महाकुंभ का मंच सामूहिक रूप से समाज के बेहतरी के उपायों पर मंथन का महामंच है, जहां विद्वान आपस में वर्तमान, भूत और भविष्य पर चर्चा करते होंगे। ऐसे उपायों पर मंथन करते थे जो इंसान को इंसान से, इंसान को समाज से, इंसान को धर्म से, इंसान को प्रकृति से जोड़ते हुए ब्रह्म ज्ञान का रास्ता दिखा सके। महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त में कुंभ का जिक्र तो है, लेकिन कुंभ मेले का नहीं। ऋग्वेद से करीब 600 साल बाद लिखे गए अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का जिक्र है। संगम का संकेत भी वेद में मिलता है, पर कुंभ मेले का नहीं है। महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, ये कहना मुश्किल है। माना जाता है कि भारत में ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के मकसद से महाकुंभ की शुरुआत हुई होगी, जिसमें पहले
साधु सन्यासी और विद्वान शामिल होते रहे होंगे। बाद में इसमें गृहस्थ भी जुड़े होंगे। अखाड़ों ने महाकुंभ की भव्यता को आगे बढ़ाया और उसके अमृत यानी ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में बड़ा किरदार निभाया। महाकुंभ में किसी से कोई जाति नहीं पूछता, गरीब अमीर के बीच भेदभाव नहीं करता, एक दूसरे से जुड़ने और जोड़ने की चाहत साधु संत सन्यासी के साथ साथ गृहस्थ भी सबको एक जगह लेकर आता है। कुंभ में ज्ञान, ध्यान और चेतना की धाराओं का संगम होता है। ये दिव्य भव्य महाकुंभ ही है जो उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ता रहा है। ये भारत की उस सनातन परंपरा से निकला समागम है जिसमें इंसान खुद से साक्षात्कार करता है, जीवन का मर्म समझने की कोशिश करता है। आज की तारीख में तकनीक ने भले ही हमें आपस में जोड़ दिया हो, ज्ञान के आदान प्रदान को भी आसान कर दिया हो, पर जरा सोचिए 1000, 100 साल, 500 साल, 100 साल या इवन 50 साल पहले ज्ञान विज्ञान पर तर्क वितर्क कैसे होता होगा। भारत किस तरह विश्व गुरु बना। संभवतः ज्ञान की इस धारा को मजबूत करने और एक दूसरे तक पहुंचाने में महाकुंभ जैसे मंच ने बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, महाकुंभ ने सामान्य गृहस्थ लोगों को पौराणिक कथाओं के जरिए मानव जीवन का मकसद समझाया, तो पाप पुण्य की अवधारणा के साथ सामाजिक व्यवस्था को समरस, संतुलित और संचालित करने का रास्ता भी दिखाया। महाकुंभ में अखाड़ों की बड़ी भूमिका होती है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। अब इनकी संख्या 13 है। इनसे जुड़े साधु संत, सन्यासी, नागा महाकुंभ में अपने अखाड़े के ध्वज तले तब जब ध्यान में जुटे। अखाड़ों का मकसद न सिर्फ धर्म की रक्षा करना है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और लोगों को आध्यात्म की ओर प्रेरित करना भी है। अखाड़ों के साधु संत शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। शंकराचार्य जी के शिष्यों ने तय किया कि हम अखाड़ा बनाएंगे, उसमें शस्त्र अस्त्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे और अगर देश के ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो हम अपना प्राण दे करके भी देश को बचाएंगे। तो उन लोगों ने अखाड़े बना लिए। अखाड़े बना करके उसमें शस्त्रास्त्र का अभ्यास किया और ज़रूरत पड़ी तो कई लड़ाइयाँ, आप नागा अखाड़ों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, हजारों की संख्या में प्राण दे करके देश को बचा लिया। तो उस समय वो ज़रूरत थी। अब चूंकि हमारे देश में मिलिट्री फोर्स बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है, इसलिए अब शस्त्रास्त्र की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब सन्यासी लोग जो हैं अखाड़ों में जो थे वो शस्त्रास्त्र का अभ्यास कम कर रहे हैं, फिर से शास्त्र की ओर चले गए हैं। अखाड़ों के बीच तालमेल के लिए अखाड़ा परिषद जैसा तंत्र भी है। महाकुंभ में अखाड़ों के शिविर में परंपरा, आधुनिकता और भव्यता तीनों का संगम दिख रहा है। अखाड़ों के शिविर महाकुंभ में बिना किसी भेदभाव के हर किसी के स्वागत के लिए तैयार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कुरंग तक इतनी विविधता वाले भारत को महाकुंभ आपस में जोड़ता रहा है। भले ही समाज जातियों में बटा दिखता हो, समाज में गरीब अमीर के बीच खाई हो, लेकिन महाकुंभ सबको बिना किसी भेदभाव के एक जगह जुटने और खुद को समझने का मौका देता है। भारत की सनातन परंपरा में तर्क वितर्क के लिए पूरा स्थान रहा है। श्रुति परंपरा में शिष्य गुरु से संवाद और सवाल कर अपना ज्ञान हासिल करता है। गृहस्थ आश्रम में भी समाज से संवाद के लिए मंच बनाए गए हैं, जिससे इंसान अपने अनुभवों के आधार पर जिंदगी की बैतरणी पार कर सके। सबको उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से धर्म और जीवन का मर्म समझाने के रास्ते भी निकाले गए। पौराणिक कथाओं के जरिए सामान्य लोगों के जीवन को अलग अलग चरित्रों के जरिए अनुशासित करने की कोशिश हुई, तो पाप पुण्य की सोच के जरिए बिना किसी पुलिस के स्व अनुशासित करने का रास्ता दिखाया गया। सच मानिए, इससे बड़ी शादी महोत्सव नहीं देखा होगा, जहां दो जोड़े नहीं मिलते हैं, दो लोग नहीं मिलते हैं, पूरा देश मिल रहा है। ये तो पूरे देश की शादी है। नहीं कहते आज मेरे यार की शादी है, ये आज मेरे देश की शादी है। संगम कह रहा है चले आओ, चिंता ना करो किस चीज से मुक्त होंगे,
कम से कम राग द्वेष से तो मुक्त हो ही जाएंगे। नफरत की दीवारें गिरेंगी, जाति पाति की दरारें भरेंगी, सबके दिल जुड़ेंगे। और इससे बड़ा क्या होगा जब एक डुबकी में इतना मिल जाए। और ये डुबकी जल में तो लगेगी, ये डुबकी जीवन में भी लगानी है। महाकुंभ में साधु सन्यासी यानी विद्वान जुटकर ज्ञान के लिए मंथन करते होंगे, जहां गुफाओं से निकले और सांसारिकता से कटे साधुओं के साथ गृहस्थ भी अपने अनुभव साझा करते होंगे। महाकुंभ में तीर्थयात्री एक और जहां अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, वहीं आत्मज्ञान का अमृत हासिल करने की लालसा खींच कर ले जाती है। जहां बहती ज्ञान की अनगिनत धाराओं में लोग खुद से और ईश्वर से साक्षात्कार कर अपने जीवन का असली मर्म समझने की कोशिश करते रहे हैं। महाकुंभ दुनिया में इकलौता ऐसा समागम है जिसमें पहुंचने वाला हर शख्स खुद ईश्वर से साक्षात्कार करता है, खुद को समझने का मौका देता है। साधु संतों का जीवन लोगों को सीमित संसाधनों में जिंदगी जीने का फलसफा सिखाता है। कुंभ मेले में शिविरों के बाहर ऐसे लोग दोनों हाथ जोड़े हर आने जाने वाले से भोजन का आग्रह करते दिख जाएंगे। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है जो लोगों को लेना नहीं देना सिखाता है। गरीब से गरीब शख्स भी कुछ दान पुण्य करने में अपना मोक्ष खोजता है। ये दान पुण्य की आदत समाज के लिए कुछ करने का रास्ता दिखाते ही है। यही वो अमृत तत्व है जिसे हासिल करने और पुण्य की सोच करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा कर देती है। सभी अपनी परंपरा, पूजा पद्धति और देवी देवताओं के साथ मनुष्य जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ में साधु संतों द्वारा कही जाने वाली कथा, भजन और कीर्तन आम लोगों के लिए इस काम को और आसान बना देती है। महाकुंभ का स्वरूप इतना उदार और समावेशी रहा है कि हर शख्स अपने जीवन का मकसद अपनी समझ के हिसाब से तलाश लेता है। सनातन परंपरा का ध्वजवाहक कुंभ पश्चिम की तरह किसी संहिता को मानने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि समय चक्र के साथ संशोधनों को भी स्वीकार करता रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ वक्त के साथ आधुनिक और हाईटेक भी होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमान है कि महाकुंभ अर्थव्यवस्था में इस साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए जोड़ेगा। ऐसे में महाकुंभ के अर्थशास्त्र को भी समझना जरूरी। आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है। महाकुंभ के आयोजन पर 6300 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च की बात सामने आ रही है। इस बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च हुआ। ऐसे में प्रयागराज की तस्वीर बदलने में महाकुंभ की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कोई पर्यटक या श्रद्धालु प्रयागराज आएगा तो ट्रेन, बस, टैक्सी या फिर हवाई जहाज का इस्तेमाल करेगा। होटल, टेंट या फिर धर्मशाला में रात गुजारेगा। इस दौरान खाना भी खाएगा। यादों को संजोने के लिए कुछ खरीदारी भी करेगा। ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। अगर एक तीर्थ यात्री ने औसत 5,000 रुपए भी खर्च किए तो देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस साल 2 लाख करोड़ रुपए जुट जाएंगे। 40 करोड़ लोग जब किसी ऐसे आयोजन में आएंगे तो उनको होटल चाहिए, उनको ट्रैवल अरेंजमेंट्स चाहिए, उनको सामान चाहिए, खाना पीना चाहिए। कितना बड़ा बूस्ट ये उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को देगा। जरा सोचिए, अगर एक श्रद्धालु औसत 5,000 की जगह 7,500 रुपए खर्च करता है तो क्या होगा? देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में करीब 3 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। यानी महाकुंभ देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। महाकुंभ पर खर्च भी समय के साथ बढ़ता रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 1882 में महाकुंभ पर करीब 20,000 रुपए खर्च हुए थे। 1894 में यह खर्च बढ़कर करीब 70,000 रुपए हो गया। 1906 में 90,000 रुपए तो 1918 में 1.37 लाख रुपए। 2013 में सरकार ने करीब 1,300 करोड़ रुपए का बजट रखा तो अब की बार 6300 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, उसको एक बूस्टर डोज का ये काम करेगा। और डिजिटल महाकुंभ इसको एक नया रूप देगा, जहां पर आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का ऐसा सम्मिलन होते देखेगा जो लोगों ने शायद कभी ना देखा हो। महाकुंभ अपने साथ विकास, बदलाव और रोजगार का मौका लेकर भी आता है। अब की बार पूर्ण महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। माना जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से आएंगे, उनमें बड़ी संख्या ऐसे श्रद्धालुओं की होगी जो अयोध्या, काशी के साथ दूसरे आस्था के केंद्रों पर जाना चाहेंगे। महाकुंभ से आस्था और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का एक ऐसा इकोसिस्टम बनता जा रहा है जिसमें सबको अपना कल्याण दिख रहा है। प्रयागराज में संगम किनारे बनाई गई अस्थायी सुपर सिटी दुनिया के अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए रिसर्च का विषय है। अर्थशास्त्री हिसाब लगा रहे हैं कि आस्था के इस दिव्य, भव्य, हरित और डिजिटल महाकुंभ से जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है वो देश की अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत देगा, कितने लोगों को रोजगार देगा, आसपास के इलाकों में धार्मिक यात्राओं को कितना बढ़ावा मिलेगा, महाकुंभ में किन किन क्षेत्रों में कायाकल्प होगा। समाजशास्त्री मंथन कर रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में ऐसा क्या है जहां कास्ट और क्लास दोनों खत्म हो जाते हैं। संगम की धारा में डुबकी लगाने में ऊंच नीच, गरीब अमीर सब एक धरातल पर किस तरह खड़े हो जाते हैं। पश्चिम में हेल्थ हाइजीन की बहुत बातें होती हैं, पर महाकुंभ में एक साथ लाखों लोगों के डुबकी लगाने के बाद भी संक्रमण जैसी बातें क्यों नहीं सामने आती। यहाँ स्वच्छता और पवित्रता का विचार पश्चिम के हाइजीन से बहुत आगे की सोच और लोगों के व्यवहार का हिस्सा रहा है। यही वजह है कि करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगाकर भौतिक शरीर और चेतना को जागृत कर वापस आ जाते हैं। महाकुंभ सदियों से पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य की तरह रहा है और आज भी बना हुआ है। भारत की सनातन परंपरा और एकता के एजेंडे को महाकुंभ बिना किसी भेदभाव के साथ आगे बढ़ाता रहा है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। कल बात करेंगे महाकुंभ के काल चक्र की और बताएंगे कि महाकुंभ के स्वरूप में क्या बदलाव आया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, पर निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।